पर जो सवाल दिया हुआ है वो कह रहा है कि नेट मैग्नेटिक फोर्स बताना है कि यहाँ पे इक्विलैटरल ट्रायंगुलर लूप है जो इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी में रखा हुआ है। इस इक्विलैटरल ट्रायंगल लूप का साइड लेंथ ए और करंट आई है। अब हमें पता चला कि यहाँ पर आप देखें, यहाँ से शुरू करें तो यहाँ पर एक डायरेक्शन करंट की ये है, दूसरी है, तीसरी है, और करंट की डायरेक्शन ये यहाँ पर 3 है। इससे साबित हो रहा है लेंथ वेक्टर की भी 3 डायरेक्शन, इसलिए 3 मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। इसलिए अब यहाँ पर कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए यहाँ पर हम नाम देते रहे P, Q एंड R, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए, इससे हमें सहूलियत हो जाएगी नेट मैग्नेटिक फोर्स निकालने की। अब आपको पता है फॉर्मूला Fm = I dl क्रॉस B। पहले हम जरा एक एक फोर्स की डायरेक्शन पता कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से PQ वाली डायरेक्शन देखो, A इधर है मतलब dl इधर है, और B अंदर है मतलब फोर्स ऊपर है, यानी कि FPQ जो होगा उसकी डायरेक्शन ऊपर का मतलब J। क्लियर। अब QR देखिए, QR की डायरेक्शन किधर होगी, तो देखिएगा dl इधर है, B अंदर है, ये इसके परपेंडिकुलर आ रहा है, मतलब इस पे हम देखें ये डायरेक्शन है, ये 60 डिग्री है क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, और इसके ये परपेंडिकुलर आ रहा है ये वाला फोर्स FQR। अब इसका मतलब ये बेटा कितना हुआ, 60 है, तो नेचुरल ये एंगल कितना हो गया, 30 डिग्री। तो इसके कंपोनेंट क्या हो गए, cos 30 माइनस आई कैप साइन 30 माइनस जे कैप। वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, यहाँ पे cos 30 इधर आएगा और sin 30 इधर आएगा, क्योंकि जब कोई वेक्टर जिसे लाइन से एंगल बनाए उसकी तरफ cos, उसके परपेंडिकुलर sin, हमने शुरुआत में बताया था। तो ये आपका हो जाएगा cos 30 और ये हो जाएगा sin 30। तो cos 30 किधर है, माइनस आई कैप, और sin 30 किधर है, माइनस। ये हमारा डायरेक्शन अभी देख रहे हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। अब यहाँ पे आप देखिए DL और B इधर है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, इसके परपेंडिकुलर आ रहा है। तो मतलब यहाँ पर यदि आप डायरेक्शन देखा जाए तो बेटा ये डायरेक्शन हो जाएगी FRP। FRP क्या होगा जरा देखते हैं। ये आप देखेंगे तो ये जब 60 डिग्री है तो नेचुरली ये 30 डिग्री हो जाएगा, और बेटा ये आपका हो जाएगा cos 30 और ये आपका हो जाएगा sin 30। तो cos 30 यहाँ पे क्या आया, I कैप, और यहाँ पर sin 30 आपका आ रहा है माइनस J। अच्छा यहाँ तो कोई कंफ्यूजन बताइए, यानी कि हमने सभी की डायरेक्शन को निकाल लिया, अब कोई कंफ्यूजन नहीं। और यहाँ पर हमें 3 डायरेक्शन से पता चला करंट की 3 डायरेक्शन, इससे साबित हुआ कि 3 डायरेक्शन लेंथ की, इससे साबित हो गया कि 3 डायरेक्शन में फोर्स होगा, और उस हमने वेक्टर क्यों जो हमारा टारगेट था नेट, तो नेट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वेक्टर सम करना पड़ेगा। इसलिए हमने शुरुआत में ही हमने सभी को क्या किया, वेक्टोरियल लिखने के लिए सबसे पहले हमने डायरेक्शन, ये हमारा टारगेट था। अब इसका मैग्नीट्यूड देखिए, FPQ I है, DL A है, B है, कितने बीच का एंगल देखिए 90 डिग्री, हम डायरेक्ट बोल देंगे IAB sin 90। अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे भी IAB sin 90, यहाँ पर भी, तो यहाँ पे क्या हो गया IAB, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा बेटा IA। अब इससे जब हम सॉल्व करते हैं तो आप ये देखिए
ये चीज और ये चीज एक दूसरे के इक्वल है और अपोजिट है, इसलिए कैंसिल आउट हो जाएगी। और ये हाफ और हाफ मिलके 1 हो जाएगा, और 1 का मतलब क्या हो जाएगा बेटा? 2 आई ना 2 नहीं हो जाएगा। यदि हम इसे 2 कर दें तो sin प्लस 2 आई ए भी sin 30 1/2 मतलब आई ए भी हो गया। तो आई ए भी माइनस जे कैप आई ए भी जे कैप, तो ये और ये आपस में, तो कुल मिला के नेट मैग्नेटिक फोर्स क्या हो गया यहाँ पर? 0। मतलब ये वाला लूप पर मैग्नेटिक फोर्स तो है, लेकिन नेट मैग्नेटिक फोर्स 0 होने की वजह से ये अपनी जगह पर स्थिर बना रहेगा, क्योंकि शुरुआत में ये रेस्ट पर ही है। ठीक है, तो इस तरीके से हम सवालों को अटेम्प्ट करते हैं। तो कुल मिला के हमने देखा, अभी 2 कैटेगरी की प्रॉब्लम देखी, 2 हमने लूप लिए, एक रेक्टेंगुलर लूप लिया और एक हमने इक्विलैटरल ट्रायंगल लूप लिया। दोनों सिचुएशन में मैग्नेटिक फोर्स तो आया, लेकिन नेट मैग्नेटिक फोर्स लूप पर 0 ही बना रहा। मतलब इनिशियली लूप रेस्ट पे था तो लूप रेस्ट पर ही बना रहेगा। यदि इनिशियली लूप यदि मोशन करता तो मोशन ही करता रहता कांस्टेंट वेलोसिटी से, राइट। अब पॉइंट आता है कि मैं इसे घुमाना चाहता हूं, तो क्या ऐसा करूं ताकि घूमने लगे? तो हमने क्या किया कि इस लूप को हम सिंपल लेके थोड़ा सा समझाते, ताकि मैं घुमाना चाहता हूं तो घुमाने के लिए नेट मैग्नेटिक फोर्स 0 नहीं होना होगा, ये घूमेगा तो टॉर्क लगना चाहिए। तो टॉर्क किस सिचुएशन में लगता है, थोड़ा सा उसको हम एनालाइज करते हैं। कैलकुलेट नेट टॉर्क, कैलकुलेट नेट टॉर्क experienced by a current carrying loop due to external magnetic field P। अब देखिएगा कि हमने यदि लूप को इस तरीके से लिया होता, जो हमने अभी लिया भी था, करंट साइड लेंथ ए, साइड लेंथ बी के मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, तो उस पर नेट मैग्नेटिक फोर्स 0 रहा। अभी हमने देखा था, क्योंकि इस पर इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा dl क्रॉस बी ऊपर, और इसकी वजह से उतना ही नीचे आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। इस पे इधर तो इधर, लेकिन मैं चाहता हूं कि घूम जाए, और कोई चीज जब घूमती है तो उस पे लगता है टॉर्क, और टॉर्क इक्वल टू होता है, 2 फार्मूले होते हैं, R क्रॉस F, और एक बेटा फार्मूला होता है टाउ इक्वल टू I अल्फा। अब जैसे कि दरवाजा है, उस दरवाजे या मान लीजिए ये है, और यदि हमने इसको इसके अबाउट हमने होल्ड कर दिया, अब हम इस पर फोर्स लगाएंगे इधर तो नहीं घूमेगा, इधर लगाए तो घूम गया, इधर लगाए तो घूम गया। और ये फोर्स कौन सा? ट्रांसलेशनल फोर्स की वजह से घूम रहा है ये, तो टाउ इक्वल टू R क्रॉस F लगेगा। अब R क्या है कि जिसके अबाउट घूम रहा है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो हमेशा याद रखो कि यहां पर जब कोई बॉडी, जब कोई फ्रेम, जब कोई रिजिड बॉडी फ्रीली घूमती है तो हमेशा उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन उसके सेंटर, ज्योमेट्रिकल सेंटर से पास होगा। पॉइंट समझिएगा। मान लीजिएगा ये है और यदि फ्रीली घूम रहा है तो इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर मिड पॉइंट है, उससे पास होगा। और मान लो ये ऐसे घूम रहा है, इस तरीके से घूम रहा है, तो इसका प्लेन ऑफ रोटेशन ये है, तो हमेशा प्लेन ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर है, मतलब ऐसे। और ये मान लो ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो इस तरीके से होगा, क्योंकि ऐसे घूम रहा है ना। जब ये ऐसे घूम रहा है तो ये होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये होगा। यदि ऐसे घूम रहा है
तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हुआ। पंखे से हमें मिला क्या? हवा मिली। तो किधर चाहिए थी, नीचे कि ऊपर? नीचे, इसलिए पंखा ऐसे घूमता है। कूलर की पंखुड़ियां किस तरीके से घूमे ताकि हवा बाहर फेंके, तो पंखे पंखुड़ियों के घूमने से चाहिए क्या? हवा, इसलिए ऐसे घूमे। क्लियर हुआ कि नहीं? इस तरीके से ब्लेड्स को आपको रोटेट कराना पड़ेगा। तो इसी तरीके से यदि आप इसे घुमाना चाहते हैं तो सबसे पहले किसके अबाउट घूमेगी वो पता कर लो, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन फ्रीली जब कोई घूमता है तो सेंटर ऑफ मास से ज्योमेट्रिकल सेंटर से पास होता है, तो ज्योमेट्रिकल सेंटर आपको पता ही है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका डायगोनल का इंटरसेक्शन होगा, राइट। तो यदि मान लो ये इस तरीके से घूमती है, ऐसे ऐसे घूमती है लूप, तो जब ऐसे घूम रहा है तो एक्सिस ऑफ रोटेशन ही होगा। यदि ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है तो एक्सिस ऑफ रोटेशन ही होगा। यदि ऐसे घूम रहा है तो एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर ऑफ मास से या ज्योमेट्रिकल सेंटर से ऐसे पास होगा। क्लियर हो गया कि नहीं? अब हम आर क्रॉस एफ का यूज करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि यदि हमने फोर्स यहाँ पे लगाया, देखो नहीं घूम रहा, यहाँ लगाया तो घूमने लगा, यहाँ लगाया तो घूमने लगा। एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितनी दूरी पर, कितनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर हम फोर्स अप्लाई कर रही है, आर पे डिपेंड कर रहा है, और एफ कितना ज्यादा लगा इस पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए आर क्रॉस एफ। ठीक है। और जब कोई चीज घूम ही रही है और हमें कोई फोर्स ही नहीं दिया है, मान लो घूम रही हो, कोई फोर्स अवेलेबल नहीं है, तो हम आई अल्फा का उपयोग करते हुए नेट टॉर्क निकालते हैं। ठीक है। तो जब हम फोर्स के द्वारा फोर्स अप्लाई करके नेट टॉर्क निकालना चाहते हैं तो हम ये वाला यूज करते हैं। जब फोर्स अवेलेबल ही नहीं है और घूम रहा है और हमें नेट टॉर्क निकालना है तो आई अल्फा का हम उपयोग करें। क्लियर हो गया? अब यहां पर आप देखिए, तो ये तो बात सही है कि इसका डायगोनल ये हुआ और इसका बेटा डायगोनल ये हुआ, तो ये इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर बन गया। ठीक है। यदि ये घूमा, यदि ये घूमा तो इस ज्योमेट्रिकल सेंटर के से उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन पास होगा। अब कैसा होगा, ऐसे होगा कि ऐसे होगा कि ऐसे होगा, ये डिपेंड कर रहा है कि किस तरीके से घूमता है। तो इसके लिए हमें पहले फोर्स देखना पड़ेगा, और हम फोर्स देखेंगे तो आप देखिएगा इस पर फोर्स ऊपर और इस पर, इसके बीच में जहां पर फोर्स लग रहा है तो ये दूसरे के अपोजिट है, आर। एक्सिस ऑफ रोटेशन ये, वहां से परपेंडिकुलर दूरी है, और जहां पर फोर्स लग रहा है वो आर और एफ के बीच का एंगल 180 डिग्री और साइन 180 डिग्री क्रॉस प्रोडक्ट है, वो जीरो हो जाएगा, टॉर्क देगा ही नहीं। ऐसे यहाँ पे टॉर्क, यहाँ पे आर ऊपर हुआ और फोर्स नीचे हुआ, यहाँ भी टॉर्क नहीं देगा। ऐसे यहाँ पर भी टॉर्क, ऐसे यहाँ पर भी टॉर्क, यानी कि इस सिचुएशन में हमें नेट टॉर्क भी जीरो रहेगा। क्लियर हुआ कि नहीं? तो हम क्या करें, तो यहाँ पर जीरो इसलिए हो रहा है क्योंकि आर और एफ के बीच का एंगल या तो 0 डिग्री आ रहा है या 180 डिग्री आ रहा है, या तो जीरो आर एफ साइन 0 भी 0 होगा, आर एफ साइन 180 डिग्री भी 0 होगा। इसलिए हमें क्या करना होगा कि यदि हम टॉर्क चाहते हैं तो आर और एफ के बीच का एंगल 0 180 डिग्री से चेंज कर दें। जब हम चेंज कर देंगे तो कुल मिला के हमारे दिमाग में नेट टॉर्क की बात आ जाएगी किसी पर्टिकुलर फोर्स से। ठीक है। यहाँ पे तो इंडिविजुअल फोर्स के द्वारा ही टॉर्क 0 हो रहा है, तो नेट टॉर्क इसलिए 0 हो गया। तो हमने क्या किया कि अब हमने इस वाले लूप को इस तरीके से रखने के बजाय हमने क्या किया कि इसको थोड़ा सा, ये ऐसे था लूप और इसको हमने इस तरीके से कर दिया, टिल्ट कर दिया। टिल्ट करने से क्या हुआ कि इसका जो फोर्स ऐसे था, ऐसे पहले ऐसे था, अब ऐसे हो गया, और आर ऐसे हो गया। अब एंगल आर और एफ के बीच का नॉन जीरो हो गया, या 180 डिग्री से अलग हो गया, 0 180 डिग्री के बीच में। तो कुल मिला के हमारा इंडिविजुअल फोर्स के माध्यम से नेट टॉर्क की बात आ जाएगी। तो हमने क्या किया, अब थोड़ा सा डायरेक्शन कर दे रहे हैं चेंज, ताकि आप थोड़ा सा इजी हो जाए हाथ चलाने।
हमने क्या किया कि इस लूप को इस तरीके से कर दिया। नाम दे दिया पी क्यू आर आर, ठीक है, हमने नाम दिया। अब उस तरीके के लूप की हम बात करें, समझ में आ रहा है? यानी लूप ऐसे की बजाय ऐसे हो गया। अब आप देखिए जब ऐसे हो गया तो डी एन इधर है और बी अंदर है, फोर्स ऐसे ही हुआ, आर ऐसे हो गया। और हमने कितने एंगल से टिल्ड किया है? थीटा एंगल से। तो आप देखिए एफ पी एस किधर होगा? आई ए वी साइन 90, किधर? डी एल बी ऊपर। ये क्या हो गया? अब आप देखिए जब हमने टिल्ड किया ऐसे तो ये हो गया b/2, क्योंकि पूरी लंबाई b थी तो b/2, और ये इधर है और फोर्स है ऊपर, तो इधर एंगल कितना हो गया? थीटा ही तो हो गया। अब क्या लग गया? टॉर्क इसके द्वारा क्या हो जाएगा? टाउ पी एस क्या हो जाएगा? आई ए वी जे कैप आर, और आर क्रॉस एफ था, आर कितना है? b/2, एफ कितना है? आई ए वी साइन 90, ठीक है, और साइन थीटा कितना? साइन थीटा, क्योंकि फोर्स इधर है और ये आर जो है वो अब ऐसे हो गया, थीटा है, जितना एंगल घुमाए उतनी तो एंगल होगा। और आप देखिए आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ किधर आ रहा है? टॉर्क इधर, जो ऐसे घूम रहा है, यानी इस फोर्स की वजह से ऐसे घूमेगा, मतलब इधर आ गया, एक टॉर्क आ गया। अब हम यदि दूसरा टॉर्क देखें पी क्यू, अब देखो पी एस, एस के बाद एस आर, एफ एस आर देखो, एफ एस आर भी क्या होगा? आई बी बी, बी है ना साइन 90, देखो लूप ऐसा है, बी अंदर है, अभी भी वही तो है, कितना होगा? 90, ठीक है। लेकिन यहां पर एफ एस आर के बजाय टाउ एस आर आप देखें तो इसकी वजह से अब टाउ देखिएगा, एफ इधर और आर भी इधर है, सेम डायरेक्शन में आ गया ना। देखो डीएल क्रॉस बी अंदर है, इधर ही तो है एफ, और आर भी यही तो है इधर, तो यहाँ पे एंगल 0 डिग्री होगी, इसलिए 0 होने से क्या हुआ? यहाँ पे ये वाला टॉर्क क्या हो गया? 0। अब इसी तरीके से आप देखिए आर क्यू, एफ आर क्यू देख लो तो एफ आर क्यू क्या कह रहा है? आई ए बी साइन 90। अब इस पे देखिएगा ए बी अंदर नीचे आ रहा है, किधर आ रहा है? नीचे आ रहा है फोर्स। अब आप देखिए अब इसके द्वारा आर क्यू देखते हैं क्या हो, फोर्स नीचे है और लूप ऐसे होता तो इतने बनेंगे, देखो थीटा एंगल बन गया, याद हो गया। तो आर क्रॉस है, देखो टॉर्क अभी भी इधर ही आता है, कैंसिल आउट नहीं होगा, मतलब इसके द्वारा टॉर्क आ रहा है आई ए बी, है ना, इंटू b/2। क्यों b/2? क्योंकि ये तो b/2 नहीं होगा, पूरा भी ये तो b/2 नहीं होगा, b/2 साइन थीटा ऑफ आई कैप। क्लियर हो गया जी? अब इसी तरीके से एक बचा हुआ है एफ क्यू पी, एफ पी क्यू पी में क्या हो जाएगा बेटा? आई बी बी, लेकिन टाउ क्यू पी क्या हो जाएगा बेटा? 0। जैसे ये वाला 0 वैसे ही ये वाला 0। क्यों? क्योंकि यहां पर ये है फोर्स इधर लग रहा है और आर भी इधर लग रहा है, तो आर और एफ के बीच का एंगल 0 है यहां पर, तो इस वजह से नेट टॉर्क जो आ गया वो इसकी वजह से तो 0 और इसकी वजह से 0, लेकिन 2 की वजह से नेट टॉर्क आ रहा है आई ए बी इन साइन थीटा b/2 प्लस b/2 इंटू ऑफ आई कैप।
मतलब क्या हुआ, b by 2 b, तो I a b b sin थीटा ऑफ I क्या। अब आप देखिए ये चीज क्या है, a इंटू बी है क्या, इस लूप का एरिया, a इंटू बी क्या है, एरिया। तो इस वजह से आपका टाउ नेट यहां पर आ गया I a b sin थीटा। अब इसे वेक्टर फॉर्म में लिखोगे, देखो क्या लिखो, क्योंकि एरिया भी वेक्टर क्वांटिटी और बी भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो आप एक करंट ऐसे चल रहा है, देखिएगा, तो ये देखो एरिया की डायरेक्शन आ गई, ठीक, ए और ए की डायरेक्शन किधर है, देखो करंट ऐसे चल रहा है, इधर करंट देखिए ऐसे, ए क्रॉस बी क्या आ गया, ए क्रॉस बी। तो इस तरीके से आपकी इसमें डायरेक्शन हमको निकलने को आ गई। तो कुल मिला के हम इसे क्या लिख सकते हैं, टाउ इक्वल टू आई ए क्रॉस बी। यानी कुल मिला के यदि कोई करंट कैरिंग लूप घूम सकता है तो उसके लिए टॉर्क डायरेक्ट इस फार्मूले से देख लो, क्योंकि उससे यदि आप देखोगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो यदि आप आई ए क्रॉस बी से देख लोगे तो आप नेट टॉर्क आ रहा है, तो आप इसका मतलब घूमेगी। तो ए की डायरेक्शन क्या होगी, जिस डायरेक्शन में उस लूप में करंट चल रहा है उस डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को टर्न कर दो, हम किसकी डायरेक्शन बता देगा, एरिया वेक्टर की। और एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन आएगी उसमें राइट हैंड की थंब फिंगर्स कर दो, पाम बी की तरफ कर दो, जो थंब आएगा वो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क बता देगा। और जैसे टॉर्क इधर आ रहा है तो ऐसे घूमेगा, टॉर्क इधर आ रहा है ऐसे घूमेगा, टॉर्क इधर आ रहा है तो ऐसे घूमेगा। क्लियर हो गया कि नहीं, इस तरीके से हम नेट टॉर्क निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज देखिएगा, ये तो एरिया वेक्टर हो गया, तो I इंटू ए को बेटा यहाँ पर बोलते हैं म्यू वेक्टर या एम वेक्टर, इसे बेटा यहाँ पर बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। तो इक्वल टू एम आर के, तो इसी फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं एम क्रॉस बी